नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपका कंप्लीट जीएस कवर कराने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सल्तनत कालीन संस्कृति के बारे में, वहां की कलाकृतियों के बारे में, वहां के सामाजिक जीवन के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में, चाहे वो पल्लव वंश हो, चालुक्य वंश हो, राष्ट्रकूट वंश हो या चोल वंश हो। इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों आपके यूपीएसआई 2020, यूपी ट्रिपल एससी की जो अपकमिंग वैकेंसीज है, सुपर टेट की वैकेंसीज है, एसएससी और एनटीपीसी जैसी वैकेंसीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और हमने इस वीडियो में हर उस पॉइंट को उठाया है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। हर एक लाइन से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन निकलते हुए सामने आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं फंसने वाला है, ये हमारी गारंटी है। तो कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। तो अगर दक्षिण के राज्यों की दोस्तों अगर बात होती है तो दक्षिण का राज्य क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। अब विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों अगर हम बात करें तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भारत के इतिहास की एक बहुत ही प्रमुख घटना है और दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना होती है। और संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा अपने पिता के नाम पर ही इसका नाम संगम वंश इन्होंने रखा था, जो 121 वर्षों तक शासन किया करते हैं। कब से कब तक? 1336 ईस्वी तक 1485 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद दूसरा वंश आता है जिसका नाम है सालुब नरसिंह वंश। ये सालुब नरसिंह द्वारा ये क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है, जो कि 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक चलता है और इसे सालुब वंश के नाम से हम लोग जाना करते हैं। उसके बाद हमारा आता है तुलुब वंश। ये तीसरा वंश हुआ करता है और इसने 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक शासन किया। और चौथे वंश का नाम है दोस्तों अरविडु वंश था। क्या नाम था? अरविडु वंश था और जिसने 17वीं शताब्दी तक विजयनगर पर शासन किया। अब बहमनी राजवंश की दोस्तों स्थापना का श्रेय अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह को जाता है और इन्होंने 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह करके बहमनी वंश की स्थापना की और जिसकी राजधानी इन्होंने गुलबर्गा को बनाया। इसके अतिरिक्त दोस्तों बीदर, बरार, दौलताबाद इस वंश की प्रांतीय राजधानी थी और 1538 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाया करता है। और जब बहमनी साम्राज्य का जब सूर्य अस्त होता है तो बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग राज्यों में विभाजित हो जाया करते हैं। कौन कौन से? बीजापुर में बदलता है, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, इन 5 राज्यों में विभक्त हो जाया करता है दोस्तों। और बीजापुर का शासक कौन होता है? तो बीजापुर का शासक बनता है दोस्तों आदिल शाही। गोलकुंडा का शासक कौन बनता है? तो कुतुब शाही बनता है। और अहमदनगर का शासक कौन बनता है? तो निजाम शाही बना करता है। इसके अलावा बीदर का बनता है बरीद शाही और बरार का बनता है इमाद शाही। इस तरह दोस्तों बहमनी राज्य लगभग दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, संस्कृति, साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका को 200 वर्षों तक बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया करता है। ठीक है, अगर ये दक्षिण भारत के साम्राज्यों की बात करें और शासनकाल की बात करें और संस्थापकों की बात करें तो एक छोटा सा ये टेबल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या कहता है कि पहला जो राजवंश होता है वो संगम वंश हुआ करता है, जो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक शासन किया करता है और इसके संस्थापक कौन होते हैं? हरिहर और बुक्का हुआ करते हैं। देन दूसरा हमारा वंश बनता है सालुब वंश, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक शासनकाल इनका रहता है और इसके संस्थापक कौन होते हैं? नरसिंह सालुब हुआ करते हैं। और तीसरा आता है हमारा दोस्तों तुलुब वंश। तुलुब वंश का शासनकाल कब से कब तक होता है? 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक रहता है और इसके संस्थापक कौन होते हैं? वीर नरसिंह हुआ करते हैं। और जो आपका चौथा राजवंश बनता है वो तो क्या होता है? अरविडु राजवंश हुआ करता है। इसका शासनकाल 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक हुआ करता है और इसके संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों? इसके संस्थापक होते हैं तिरुमल। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय था, जो 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया करता है और कृष्णदेव राय तुलुब वंश का शासक था।
इसके अलावा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे और उन 8 महान कवियों को हम लोग अष्ट दिग्गज के नाम से जाना करते थे। किस नाम से? अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त और माल्याद, क्या अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना करते हैं। यह नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में इस ग्रंथ की रचना की है। क्या है नाम? अमुक्त माल्याद, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? हजारा तथा विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा दोस्तों सदाशिव राय की अगर बात करें दोस्तों, सदाशिव राय के शासनकाल में 1565 ईस्वी में तालीकोटा या फिर बननी हट्टी की लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर की हार हो जाया करती है और विजयनगर साम्राज्य का यहीं से पतन हो जाया करता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अगर इसकी हाइलाइट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो इन हाइलाइट से भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन निकलते हुए मिलेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको आप प्रॉपरली नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। कहता है हमारा विजयनगर साम्राज्य अंतिम हिंदू साम्राज्य था, जिसमें राजा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा तथा प्रगति के लिए कृत संकल्प थे और विजयनगर राज्य में क्षत्रिय वर्ग नहीं था। और विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया था, साथ ही साथ महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था, साथ ही साथ महिलाओं को युद्ध कौशल में भी पारंगत हो सकती थी, युद्ध में नेतृत्व भी कर सकती थी। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में दहेज प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह और वैश्यावृत्ति खूब प्रचलित थी। और विजयनगर राज्य में पुलिस अधिकारियों को वेतन वैश्यालियों से होने वाले आय से दिया जाया करता था। और विजयनगर राज्य में गाय बैल, ठीक है, गाय बैल खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और विजयनगर राज्य में पशु पक्षी बेचे जाते थे और जीवित बेचे जाते थे। और कौन से पशु पक्षी बेचे जाते थे? जिनके मांस को हम खाते थे। उसके अलावा विजयनगर राज्य में शिक्षा की प्रगति के लिए ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी और मठों का निर्माण करवाया जाता था। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर राज्य में कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय था और विजयनगर राज्य में कृषि सरकार की सुव्यवस्थित सिंचाई नीतियों की वजह से उन्नत में थी, ठीक है। और विजयनगर राज्य में राजस्व विभाग को अथावत कहते थे, अथावन कहते थे। और विजयनगर राज्य में भूमि कर को शिष्ट कहते थे। क्या कहते थे? शिष्ट कहते थे। और ये दोस्तों कुल उपज का 1/6वां भाग लिया जाता था और राज्य के आयों का ये प्रमुख स्रोत था, ठीक है। विजयनगर राज्य में वसल पानम गृह या फिर गृह भूमि लगाने वाला कर था। मतलब विजयनगर राज्य में जो हाउस टैक्स लिया जाता था, उस हाउस टैक्स का नाम क्या था? वसल पानम। क्या था दोस्तों? वसल पानम। इसके अलावा दोस्तों ये विजयनगर राज्य में नगद भुगतान वाले करों को विद्य या फिर कहते थे। और विजयनगर राज्य के तट कर से होने वाले आय को केवल गार कहते थे। क्या बोलते थे? केवल गार बोला करते थे। और विजयनगर सेना अनुशासित नहीं थी और यही दोस्तों उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। इसके अलावा विजयनगर राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द कायम के लिए रखने के लिए न्यायिक व्यवस्था में जातिगत सांप्रदायिक मामलों के निपटारों को वरीयता दी जाती थी और इन पर कोई न्यायिक कर या जुडिशियल टैक्स नहीं लगा करता था। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर राज्य की सेना ने मुख्यतः नगद वेतन दिया जाता था। और विजयनगर राज्य में ब्रह्म विवाह, कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह सर्वाधिक प्रचलित था और इसे हम लोग कन्यादान भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर शासक विरूपक्ष शासन करते थे। कैसा शासन करते थे? विरूपक्ष शासन करते थे। विरूपक्ष शासन क्या होता था? जो शिव के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर शासक कृष्णदेव राय शतरंज के भी शौकीन थे। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, ठीक है, तो यहाँ पे यात्रियों का नाम दिया गया है, किस देश से आए थे वो दिया गया है, किस काल में आए थे और किसके शासन काल में आए थे, ये सब दिया हुआ है। और इन सब में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला है निकोलो डे कॉन्टी। निकोलो डे कॉन्टी कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और कहां से आया था? 1420 ईस्वी में आया था और देवराय सेकंड के शासनकाल में ये दोस्तों आया करता है। दूसरा था आपका अब्दुल रज्जाक, जो फारस का रहने वाला था और 1442 ईस्वी में इसका शासनकाल हुआ करता है और ये देवराय सेकंड के ही शासनकाल में ये भी आया करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा आया था नूनीज। नूनीज कहां का था? पुर्तगाल का रहने वाला था, 1450 ईस्वी में आया था और ये मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में आया करता है। इसके अलावा दोस्तों
चौथा है हमारा डोमिंग पायस। क्या था? डोमिंग पायस, जो पुर्तगाल का रहने वाला था, 1515 ईस्वी में आया करता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया करता है। इसके अलावा दोस्तों बारबोसा आता है। बारबोसा भी आपका पुर्तगाल का रहने वाला होता है, 1515 से 1516 ईस्वी में आया करता है, और ये भी कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में दोस्तों आया करता है। इसके बाद हम बात करें अगर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी तथा उनके कार्यों की अगर हम बात करें, तो विजयनगर साम्राज्य के जो अधिकारी होते थे, पहला नायक होता था, और नायक कौन होता था? ये प्रांतीय गवर्नर हुआ करता था। क्या होता था दोस्तों? प्रांतीय गवर्नर हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों आपका आया करता था पलायकर। पलायकर क्या होता था? ये जागीर धारक रूप में सैनिक हुआ करते थे, या फिर जागीर धारक सैनिक हुआ करते थे। और तीसरा दोस्तों हमारा क्या आता है? आयागार। आयागार आपको क्या कहता है दोस्तों? समझिएगा बात को। आयागार कहता है वंशानुगत अधिकारियों को इसी नाम से जाना जाता था। उसके बाद आया था महानायकाचार्य। महानायकाचार्य क्या था? ये ग्राम सभाओं के कार्यवाहिकों के निरीक्षण करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा दोस्तों आपका आता था दंडनायक। दंडनायक क्या करते थे? ये सैन्य विभाग, यानी कि ये कांडाचर बोला करते थे इनको। ये सैन्य विभाग का प्रमुख था और सेनापति हुआ करता था। कभी कभी प्रधान राज्य अधिकारी भी दंडनायक की उपाधि धारण किया करते थे। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा और जाने तो आपका आता है प्रधानी। प्रधानी क्या होता है दोस्तों? तो प्रधानी होता था ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य अधिकारी हुआ करता था, और ये जो महत्वपूर्ण राज्य अधिकारी हुआ करते थे ये प्रधानी के नाम से जाना करते थे। उसके अलावा दोस्तों आपका आता है रायसम। रायसम क्या थे? ये आपके सचिव थे। और उसके बाद आता है करानिकम। करानिकम दोस्तों ये आपके अकाउंटेंट की पद हुआ करती थी, लेखा अधिकारी की पद हुआ करती थी। उसके अलावा दोस्तों आता है अमारा नायक। अमारा नायक क्या था? ये दोस्तों सामंतों का वह वर्ग था जो राजा को सैन्य मदद देने के लिए बाधित था। उसके अलावा दोस्तों हमारा आता है स्थानिक। स्थानिक क्या था? ये मंदिरों के प्रबंधन से संबंधित हुआ करते थे। उसके बाद आता है दोस्तों आपका माननीय प्रधानम। कौन सा? माननीय प्रधानम आता था, ये गृह मंत्री हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे दोस्तों? ये आपके गृह मंत्री हुआ करते थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता था मुद्राकर्ता। मुद्राकर्ता क्या होता था? ये शाही मुद्रा रखने वाला एक अधिकारी हुआ करता था। इसके अलावा आता था सेनातोवा। सेनातोवा क्या होता था? ये ग्राम का लेखाधिकारी हुआ करता था। और इसके अलावा दोस्तों तलार हुआ करता था। ये तलार जो होता था ये गांव का रखवाला हुआ करता था। अब बहमनी राज्य की अगर बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सत्ताधीन हुआ करता है, सत्तासीन हुआ करता है। और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया करता है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक छोटा सा आपको मैप दिख रहा होगा, जो आपके क्या दिखाता है? बहमनी और राज्य के बारे में और विजयनगर राज्य की आपको जानकारी दिया करता है। उसके पहले मैं आपको जूम करके ये दिखा दूं कि जहां पे आपको इस तरीके की लाइन दिखेगी इस मैप पे, वो क्या है? आपका बहमनी राज्य है। और जहां पे आपको इस तरीके की लाइन दिखेगी दोस्तों, वो क्या है? आपका विजयनगर राज्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहमनी राज्य कौन कौन से थे। तो बहमनी राज्य आपके थे दोस्तों, ये जो एक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा निश्चित सा एरिया, जिसमें आपका दोस्तों दौलताबाद है, गुलबर्गा है, विरंगल है, गोलकुंडा है, तालीकोटा है, गोवा है, ठीक है ना, इतने सारे स्टेट्स इसमें समाहित है। ये दोस्तों आपका जो दिख रहा है ये स्क्रीन पे, ये क्या है? आपका ये बहमनी साम्राज्य था। उसके बाद अब हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य का ये छोटा सा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये विजयनगर साम्राज्य का था। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों हम्पी था, पेनुकोट था, चंद्रगिरी था, मदुरा था, तंजीर था, नागपट्टनम था, कालीकट था। अब इस मैप को एक प्रॉपर तरीके से आप पूरा आप देखिए तो ये है, और इस मैप की आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैपिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में जानने के लिए कि उनका साम्राज्य कहां से कहां तक स्थापित था। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ दोस्तों वाला कहता है कि कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक हुआ करता है। कौन होता है? कलीमुल्ला हुआ करता है। ये बहमनी वंश का अंतिम शासक हुआ करता है, और इसकी मृत्यु के समय दोस्तों बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाया करता है। वो जो स्वतंत्र राज्य हुआ करते हैं 5,
उनका विवरण कुछ इस प्रकार से है। तो पहला जो स्वतंत्र राज्य होता है वो क्या होता है, बीजापुर हुआ करता है, जिसका ये कौन से वंश से संबंधित होता है, तो ये आदिल शाही वंश से संबंधित हुआ करता है। इसके संस्थापक होते हैं दोस्तों यूसुफ आदिल शाह, और ये वर्ष 1489 ईस्वी में क्या होते हैं, बना करते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है अहमदनगर का कौन सा, निजाम शाही वंश का हुआ करता है। इसके संस्थापक कौन होते हैं, मलिक अहमद हुआ करते हैं, और ये वर्ष 1490 ईस्वी में बना करता है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका बरार, और बरार किस वंश का होता है, तो हिमाद शाही वंश का हुआ करता है, और संस्थापक इसका कौन होता है, तो फतेह उल्लाह इमाद शाह हुआ करते हैं, और ये वर्ष 1490 ईस्वी तक रहते हैं, यह बना करता है। उसके अलावा दोस्तों गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा कहाँ है, गोलकुंडा कुतुब शाही वंश से बिलोंग करते हैं। इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह हुआ करते हैं। कौन, कुली कुतुब शाह हुआ करते हैं, और 1512 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना किया करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है बीदर, जो बीदर है ये आपका बरीद शाह वंश से बिलोंग करता है ये, और इसके संस्थापक कौन होते हैं, अमीर अली बरीद हुआ करते हैं, और इसकी जो स्थापना होती है इस राज्य की 1526 ईस्वी में हुआ करती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इस्लाम संस्कृति से संबंधित कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो रचना, पहली रचना है हमारा लुबाब उल अलवाव। क्या है, रुबाब उल अलवाव, जिसको लिखा कौन है, नूरुद्दीन मोहम्मद लिखा करते हैं। और इसके आगे ख्याजे नुल फुतूह भी आपका नूरुद्दीन मोहम्मद लिखा करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों तुगलकनामा, तारीख अलाई और किरण सदाए, कौन कौन से, तुगलकनामा, तारीख अलाई और किरण सदाए कौन लिखा है दोस्तों, तो ये अमीर खुसरो ने लिखा है। इसके अलावा दोस्तों तूतीनामा किसने लिखा है, तो जिया नक्शवी को ने लिखा है। इसके अलावा फतह उल सलातिन किसने लिखा है दोस्तों, इसामी में लिखा है। और ताजुल मासिर किसने लिखा है, तो हसन निजामी में लिखा है। इसके अलावा दोस्तों तबकाते नासिरी किसने लिखा है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। और तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है दोस्तों, तो जियाउद्दीन बर्दी ने लिखा है। और इसके अलावा दोस्तों फतवा ए जहांदारी किसने लिखी है, तो ये भी दोस्तों बर्दी ने लिखा है। और तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है, तो शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखा है। किसने, शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखा है। और इसके अलावा दोस्तों आपका तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है, तो तारीख मुबारक शाही लिखी है दोस्तों याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। और इसके अलावा दोस्तों सियर उल अरिफन किसने लिखा है, तो जमाली कम्बू ने लिखा है। जमाली कम्बू कौन थे दोस्तों, ये सिकंदर लोधी के एक दरबारी कवि हुआ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलेंगे अगले सेशन में, अगले सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक बता दूं आपको कि IQ मेंटर आप लोग के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेके आता है, और ये बहुत ही यूनिक सा करंट अफेयर हुआ करता है जिसमें आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाता है जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे बेस्ड हुआ करता है। और अगर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN क्या लिखेंगे, JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम सभी वीडियोस की लिंक, PDF, डेली न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर, इन सब को हम डिस्कस किया करते हैं, भेजते हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं अपकमिंग वैकेंसीज कौन सी है, उनका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसी करनी चाहिए, मोटिवेशनल सेशन हम लोग दिया करते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा हमारे दोनों जगह पे। आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़िए जो आप दोनों जगह आपके लिए फ्री है, एकदम निःशुल्क। इसके अलावा दोस्तों हम आपके UPSI 2020, UPSSC सुपर टेट और यूपी टेट की जो आगामी वैकेंसीज है इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए हिंदी का सेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है। कल हमने पहला सेशन दिया था और आज हम देंगे दूसरे सेशन के देंगे। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी सेशन आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सीटेट के एस्पायरेंट है तो सीटेट के लिए दोस्तों आपके लिए हम सुपर 30 सेशन भी लेकर के चल रहे हैं जिसमें आपको 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन ट्रेंड पे बेस्ड होगा, जिसमें से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। हम उन क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी जगह पे जुड़िए, सभी जगह पे आप हमसे फायदा लीजिए, सब कुछ निःशुल्क है। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।